हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान इतिहास वर्कशीट नंबर 35 सॉल्व करेंगे, जिसकी डेट है 24 सितंबर। यहाँ पे आपको आपका नाम फिल करना है। यहाँ पे आपके टीचर का नेम आएगा। जो आज की वर्कशीट का टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब पहले समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र हित की भावना का होना, यानी कि हमारे देश के प्रति, हमारे देश के लिए राष्ट्र हित की भावना का होना राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें सब टॉपिक दिया हुआ है वो है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। अब ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रोसीजर था, ये देख लेते हैं। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। यानी कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वो कोई उथल पुथल या एकदम से हुई क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया थी। बहुत ही समय से एक प्रक्रिया चल रही थी राष्ट्रवाद की, उसी का परिणाम था ये ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो है 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले वो कोई राष्ट्र नहीं था, कोई देश नहीं था, एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, आगे है आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। यानी कि जो आंग्ल राष्ट्र था, जो देश था, उसने क्या किया था, अपनी शक्ति के विस्तार के लिए दूसरे राष्ट्र, जो दूसरे राज्य राष्ट्र या फिर द्वीप समूह थे, उन पर भी अपना अधिकार करना शुरू किया, उन पर कब्जा करना शुरू किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। यानी कि जो 1688 का जो टाइम था, वहाँ पर जब संसद बनी, संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया, यानी राजा का जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया का मतलब है 1707 में जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो अलग अलग राज्य थे, इनको एक जगह पे मिलाया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन अगर बोला जा रहा है, दैट मीन्स उसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों आते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। 1798 में कुछ विद्रोह हुए थे जो कि असफल हो गए थे, तो 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यानी शक्ति के बल पर यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। आगे कहा गया है नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। यानी कि जैसे भारत में हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसके लिए हमारे मन में बहुत ही मान्यता है, हम मानते हैं उसको, उसी तरीके से नए ब्रिटेन ने अपने प्रतीक चिन्हों को भी खूब बढ़ावा दिया। आगे पढ़ लेते हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। अब हमें यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बताया जा रहा है। क्या कहा गया है, यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। यानी जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका हिस्सा था कौन, यूनान, 15वीं शताब्दी से। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या फिर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। यानी कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने, या फिर जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसके बाद यूनान के लोगों में भी स्वतंत्रता को लेकर उनके मन में भावना आई कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमारा भी यूनान जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुए। अब 1821 से लोगों ने वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था।
यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे, निर्वासन का मतलब होता है देश निकाला, जिन लोगों को देश निकाला कर दिया जाता है, देश से निकाल दिया जाता है। तो यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। यानी कि जिनको देश से निकाल दिया गया था उन लोगों को साथ तो मिला ही यूनानियों को, लेकिन इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे उन्होंने भी समर्थन किया था यूनान की स्वतंत्रता के लिए। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ के जो कवि थे, पोएट और जो कलाकार थे, एक्टर एक्ट्रेसेस, उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए अपनी भूमिका निभाई। वो लोगों में गए, उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। अंग्रेज़ी के कवि लॉर्ड बायरन धनराशि एकत्र की, यानी कि जो अंग्रेज़ी के कवि थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए एवं वह युद्ध के लिए भी गए, और वो युद्ध के लिए स्वयं खुद भी गए थे, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। यानी कि 1832 में जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, यूनान को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था, उसको मान्यता मिल गई थी स्वतंत्र होने की 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाल्कन समस्या। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, राष्ट्रहित की भावना का होना, और साम्राज्यवाद का मतलब यही होता है देश पर कब्जा करके जो विस्तार किया जाता है उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। तो बाल्कन की समस्या के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। यानी कि भौगोलिक, जोग्राफिकल तरीके से, नृजातीय यानी कि जाति वाइज लोगों की जो वहाँ पे जातियाँ थी उस रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। बहुत ही अलग अलग जातियाँ रहती थी वहाँ पे, बहुत ही अलग अलग वहाँ के राज्य थे, क्षेत्र थे, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। ये वो क्षेत्र हैं जो बाल्कन में शामिल थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता है। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। मतलब पहले जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका हिस्सा था कौन? बाल्कन। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। यानी कि जो बाल्कन राज्य था उसमें रोमानी राष्ट्रवाद, रोमानिया के जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी। तो उसके बाद और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन, जो ऑटोमन साम्राज्य था वो विघटित हो गया था, अलग अलग हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, बाल्कन में एक बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक सी स्थिति बन गई थी, बहुत ही ज़्यादा लाइक बवाल सा आ गया था वहाँ के बाल्कन में। ठीक है, एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। यानी कि अब बाल्कन के जो राज्य थे वो अधीन नहीं रहना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे कि लाइक मान लीजिए जो रोमानिया उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, बुल्गारिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ऐसे जो था बाल्कन से सारे जो क्षेत्र थे वो अलग अलग होने लग गए। अब जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, यानी कि अब जिस तरीके अब धीरे धीरे जो स्लाव राष्ट्रीय समूह यानी कि जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने लगे। यानी अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को, खुद को वो स्वतंत्र बताने लगे। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे अब वो अपने आप को स्वतंत्र बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा था,
हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था, यानी कि हर जो इलाका था, हर जो क्षेत्र था उसका, वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा इलाके चाहता था, एरिया वाइज ज़्यादा एरिया चाहते थे, तो एक दूसरे के बीच उनमें टकराव हो रहे थे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा हो रही थी। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाल्कन के क्षेत्र ही एक दूसरे से टकराव कर रहे थे या प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इसके अलावा जो यूरोपीय शक्तियां थी वो भी बाल्कन के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, कब्जा करने के लिए एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है, जिससे ये समस्या गहराती चली गई, यानी कि जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती ही चली गई, जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, विभिन्न युद्ध वॉर होने लगे, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। और जो ये युद्ध हो रहे थे उन युद्ध का जो परिणाम निकला, जो आखिरी में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, समझ आया आपको? आगे अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं देख लेते हैं। यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार भूमिका निभाते? हमसे एक पूछा गया है क्वेश्चन। जो कवि लॉर्ड बायरन थे, यूनान की स्वतंत्रता में जिनकी अहम भूमिका थी, अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते, हमारी क्या भूमिका होती? आइए आंसर देख लेते हैं। यदि मैं कवि लॉर्ड बायरन की जगह होती तो अपनी कविताओं से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करती। यानी मैं इस तरीके की कविताएं लिखती जिनको सुनकर या पढ़कर लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा बढ़ जाती। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए उन्हें उत्साहित करती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने की कोशिश करती और ख़ुद भी उसमें भाग लेती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। जो हमने पढ़ा था ब्रिटेन के राष्ट्रवाद को लेकर, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि जो ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वो किसी क्रांति का परिणाम नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी। तो वो कैसे, आइए देख लेते हैं। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था। जो 18वीं सदी थी उससे पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था, एक छोटा सा राज्य था, एक स्टेट लेवल पर था। दूसरा पॉइंट है, आंगल ने सत्ता के बल पर दूसरे द्वीप समूहों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि जो आंगल राष्ट्र है उसने अपनी शक्ति के दम पर जो दूसरे द्वीप समूह थे, दूसरे राष्ट्र थे, उन पर अपना अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 1688 में एक बड़े संघर्ष के द्वारा राजतंत्र की सारी शक्तियों को ब्रिटेन संसद ने अपने अधीन कर लिया। यानी कि 1688 ईस्वी का जो समय था उसमें ब्रिटेन संसद अस्तित्व में आई थी और जो भी राजतंत्र था, जो भी राजाई शासन थे, उनकी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया या उनको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, किसने? ब्रिटेन की संसद ने। आगे देख लेते हैं। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक संधि के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। यानी कि 1707 में एक संधि हुई, किसके बीच? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिसके द्वारा क्या किया गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना दिया गया। ठीक है। अब 1801 ईस्वी में आयरलैंड को ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं बल्कि एक लंबी चली आ रही प्रक्रिया का परिणाम था। इस तरह हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखे हुए, एक छोटा सा नोट लिखना है बाल्कन राज्य की स्थिति को लेकर। पढ़ लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। बाल्कन राज्यों में आधुनिक अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया आदि शामिल थे। यहाँ के मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। ऑटोमन साम्राज्य विघटित होने और राष्ट्रवाद की
भावना के फैलने से एक के बाद एक राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है, यानी कि बाल्कन जो राज्य था वहाँ के आधुनिक क्षेत्र कौन कौन से थे? अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया। ठीक है, और वहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य जैसे ही विघटित हुआ, बाल्कन का काफ़ी क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, तो जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य विघटित हुआ, टूटा या फिर कह सकते हैं अलग हुआ, तो क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना के फैलने से एक के बाद एक जो बाल्कन के राज्य थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया? यानी हमसे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो उदय था उसने यूनानी स्वतंत्रता के संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को कैसे बढ़ावा दिया? आंसर देख लेते हैं। 1789 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने निम्न प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। कैसे देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे विचार मिले। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस क्रांति से यूनानी और बाल्कन के लोगों को क्या विचार मिले थे? समानता, बंधुत्व और न्याय के विचार मिले थे, जिनकी वजह से उनमें भी स्वतंत्रता की भावना को प्रोत्साहन मिला था। एक भाषा, एक कानून, एक झंडा की नीति ने राष्ट्रों की भावना को बढ़ावा दिया। यानी कि हमारा एक राष्ट्र हो जिसकी एक ही भाषा हो, एक कानून हो, एक झंडा हो। ये सब देखने के बाद, ये सब जानने के बाद जो यूनान के लोग थे और जो बाल्कन के लोग थे उनके मन में भी यही भावना आई कि हमारा भी एक राष्ट्र होना चाहिए, हम स्वतंत्र होने चाहिए, हमारी एक ही भाषा, एक ही कानून और एक ही झंडा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है निरंकुश राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। यानी कि अब स्वतंत्र राष्ट्र का क्या मतलब होता है? किसी तरह का निरंकुश राजतंत्र ना होना। तो जब स्वतंत्रता मिली तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए राजतंत्र को वहाँ से हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन के राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया था। तो इस प्रकार से हमारी जो ये वर्कशीट है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।